तो इश्क हो ही गया। भाग 44। एक दर्द की अंगीठी है अपनों के महफिल की ठंड में। हमने ठंड को छोड़ दिया और अंगीठी की तपिश में जलकर खाक हो गए। क्या खूब जुड़ रही थी ये पंक्तियाँ अंतिम पर, जब उसने राधा की ओर मुस्कुराते चेहरे के साथ देखा। क्या उसे कोई तकलीफ नहीं जो यूं मुस्कुरा रहा? राधा का नाक और आंखें लाल थी, सांसें तेज हो रही थी। जैसे देख अंतिम परेशानी से राधा की ओर बढ़ पाता। उससे पहले ही राधा ने आज एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में अंतिम ने कभी सोचा तक नहीं। राधा भागती हुई अंतिम के सीने से जा लगी। एक पल के लिए अंतिम की सांसें गर्दन तक आते आते रुक गई, मगर लगातार राधा के मुंह से निकलती सिसकियां उसे कुछ समझने का मौका ना दी। कुछ हुआ है राधा जी? अंतिम ने बिना राधा को पकड़े सवाल किया, क्योंकि उसे छूने में वो असहज था। दिल का कोई कोना इस बात से परेशान था कि कहीं किसी ने राधा को कुछ कह तो नहीं दिया। जो उससे लिपटी राधा इतना बिलख रही। कहने सुनने को अब राधा के पास कुछ था ही नहीं। उसे तो बस महसूस करना था अंतिम की तकलीफ, वो तकलीफ जिसे सालों से अपने भीतर संभाले वो इतने आराम से लोगों के सामने ऐसे मुस्कुरा देता है जैसे जिंदगी के दौर में वो एक सुहाने सफ़र से गुजर रहा। पर उन जख्मों का क्या जो उस दौर में अंतिम को मिली, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बहरहाल राधा से जवाब का एक कतरा अंतिम की झोली में ना गिर सका, तो चुप्पी की खामोश परत उसने अपने होठों पर ठहरा ली। आज एक गाना याद आ गया दोनों की बीच की खामोशी को देख। कोई आवाज नहीं, बस ठहरे हैं ठहरे हैं। ना सवाल ना जवाब। अमूमन इस वक्त घर के कमरे में खामोशी ही छाई रहती है। राधा तो कामों में व्यस्त कमरे में इस वक्त आती नहीं, और अंतिम रहता तो बस आंखें बंद किए बीतते एक एक घड़ी की टिक टिक के साथ। वो उन लम्हों में खोता चला जाता था जहाँ कभी उसे जिंदगी की मार मिली, जिसके साथ हर ओर कमरे में सिर्फ खामोशी का आलम होता। पर आज उस खामोशी की जगह राधा की सिसकियों ने ले ली थी। राधा का यूं अंतिम से लिपटना ठीक वैसा था जैसे किसी मजबूत वक्त से पुराने पेड़ पर लोग मन्नत का धागा लपेट लेते हैं, इस आस में कि अब सब ठीक हो जाएगा। बस वही आस थी राधा के मन में। अंतिम अब कुछ कह नहीं रहा था। तब राधा के सिसकियों के बीच आवाज़ आई, अब सब ठीक हो जाएगा दुबे जी, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है राधा जी, कुछ हुआ ही नहीं जिसे सुधारा जा सके। अंतिम का जवाब बड़ा पेचीदा था राधा के लिए, मानो वो जानता है कि क्या चल रहा राधा के मन में, कि वो जानती है अंतिम का अनकहा राज। अंतिम ने अब तक राधा को नहीं थामा था। उसकी नज़र सामने दरवाजे की ओर टिकी थी जब राधा ने कहा, मुझे सब सच मालूम है। मालूम है राधा जी, इस पूरी गली के पास अपना एक एक सच है, और उन सच के बारे में उन्हें मालूम है। मगर बात उठती है, आपको जो मालूम है उसमें कितना सच है। अंतिम की बातें हमेशा थोड़ी घुमावदार होती हैं, जैसे अपने जहन में चल रहे भंवर से सीधा निकाल देता है। राधा कुछ बोल ना पाई। वही अंतिम देख रहा था सामने दरवाजे के पास खड़े शुभ की ओर। आंखें आंसू से लाल थी और अपने कानों को पकड़े खड़ा था, अंतिम से उसकी सच्चाई खोलने की माफ़ी मांगने को। अंतिम शुभ की आंखों में पनपा अपने हिस्से का दर्द देख रहा था जो उसे नागवार था। एक हल्की मुस्कान के साथ अंतिम अपनी पलकें झपका दिया, मगर कमबख्त उसकी आंखें उसका साथ ही ना दी, और आंसू की एक शरारती बूंद अंतिम की आंखों से लुढ़कते हुए
इस जमाने की चकाचौंध में कहीं खोने आ गई। शुभ से ये देखा ना गया और दरवाजे को बंद कर वो कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद सन्नाटे के अलावा और कोई कमरे में आ न सका। वो समय बीत रहा था या रुक गया था ये मालूम नहीं, पर इतना पता था राधा और अंतिम दोनों के पास कहने को कुछ नहीं। जहाँ राधा अंतिम के दर्द को खोजने की कोशिश कर उसके सीने से लगी थी, वहाँ से अंतिम के धड़कते दिल की आवाज़ किसी मधुर संगीत सी राधा के कानों को सुकून पहुँचा रही थी कि अचानक बनारस की उस गली के छोटे से 2 मंजिला घर की बालकनी में बैठे उम्र दराज शख्स ने अपने पुराने से रेडियो को चालू कर दिया, जिससे बाहर निकलते दिल को भेद देने वाली ये पंक्तियाँ। मिलता नहीं अब खुद से मैं खोया हूँ बरसों से, देख जरा महबूब मेरे। उस संगीत की आवाज़ें सुन राधा झट से अंतिम से अलग हुई। अंतिम का चेहरा खामोश था, जिस पे बिखरी थी अथाह काली रात के चित्र माया। राधा ने हैरत से पूछा, ये आवाज़? चौबे काका हैं। आज 5 साल हो चुके हैं काकी को गए, मगर हर शाम ढलते सूरज के साथ गर्मा गर्म चाय की प्याली लिए अपने पुराने से रेडियो में नगमे सुनते हैं, जैसे काकी के साथ सुना करते थे। अंतिम बाहर खिड़की की ओर मुड़ा तो सूरज बस ढलने की कगार पर था। राधा ने अब गौर किया कि कब शुभ से अंतिम की कहानी सुनने और अंतिम से लिपटते सुबह से शाम होने का वक्त आ गया, मालूम ना चला। यूँ तो आज किसी ने उसे बुलाया भी नहीं, जैसे सब चाहते थे कि वो जान ले अंतिम के दिल में छिपा राज। मगर अब जब वो खामोशी से अंतिम को ढलते सूरज की लाल रोशनी में खिड़की के सामने खड़ा देखती है, तो लगता है ये राज तो बस उसके दिल के उफान मारते समंदर का एक छोटा सा बूंद था। ना जाने बीते अनेकों सालों में उसके साथ ऐसा क्या क्या हुआ होगा कि अंतिम नहीं, खुद में मणिकर्णिका घाट की ढलती शाम लगता है, जहाँ सुकून तो है मगर अनेकों जलती चिताओं के उठते धुएं के संग आग भी है। राधा कुछ कदम आगे बढ़ अंतिम के साथ खिड़की के मुहाने पर खड़ी हुई तो शाम के वक्त बनारस एक अलग ही रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे लाल रंग की बनारसी साड़ी में कोई नवयुवती अल्हड़ बेबाक रंग में कहीं दूर जा रही। बनारस की हर गली उसके भीतर समाई चंचलता है, जिसे आंकना बड़ा मुश्किल है। और डूबता सूरज यूं बादलों की ओट से झांक रहा था, जैसे वो प्रेम में पड़ चुका है उस नवयुवती के। ठीक वैसे ही जैसे अंतिम के प्रेम में पड़ी राधा अपनी बिखरी जुल्फों की ओट से अंतिम की ओर बड़े आराम से ताक रही थी, और दूर कहीं से आता वो संगीत अब भी बज रहा था। बैठे हुए मैं देखता हूँ, सब कुछ है छीना मेरा, हंस देता हूँ फिर मैं, किस किस्म का है जी ना मेरा। यकायक अंतिम के चेहरे पर एक मुस्कान आई, मगर राधा अब भी देख सकती थी उसके चेहरे पर सूख चुके आंसुओं की रेखाएं, जो बता रही थी उस मुस्कुराहट के पीछे छिपा दर्द। एक भूली बिसेरी याद है तुम, ठहरो जरा फरी याद है मैं, टूटा मुसाफिर ठहर गया, चलती नहीं मेरी सांस है। अभी सुबह की बीती बारिश के बाद वहीं गली में अपनी दुकान लगाते एक बूढ़ी महिला अपनी दुकान की हालत सुधार रही थी।
जिसके साथ उनका छोटा सा पोता उनकी मदद कर रहा था, जिन्हें रोज़ देखा करता था अंतिम। कैसे उस छोटे से बच्चे में इतनी समझ थी कि खुद की टॉफ़ियों की दुकान थी, मगर उसने शायद ही कोई चखी होंगी। एक तरीके से वो अपनी खुशियों को बेच दूसरों को खुश किया करता था। ये बूंद जो बिखरी है बस उस जैसा मेरा हाल है। अंतिम मुस्कुराता हुआ राधा की ओर मुड़ा। ये बच्चा बहुत मेहनत करता है राधा जी, बहुत कुछ सहता है, मगर हमेशा मुस्कुराता है। मैंने भी देखा है किसी को ऐसे। अंतिम की ओर एकटक देखती राधा ने कहा, जिस पे अंतिम कोई जवाब नहीं दिया और बस बाहर देखता रहा, उन गानों की धुन सुनते हुए। वहीं बीतती सांझ में रेडियो के सामने बैठे चौबे काका की बूढ़ी आंखें नम थीं। हाथों में एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी, जिसे अब उन्होंने छोड़ना चाहा तो भी छोड़ ना पाते हैं। अब भी याद था उन्हें कैसे काकी कहा करती थी, मेरी बात याद करके रोओगे, मगर तब ये बातें काका मजाक में उड़ा दिया करते। पर शायद आज वो बातें उनके दिल में टीस सी उठती हैं। कल मिलने आए बहुत कई, इन आँखों की तू आस है, मैं टूटा मुसाफिर भटक रहा, मेरी तो बस एक फरी याद है, मैं टूटा मुसाफिर भटका हूँ, बस मिलने की एक चाह है, एक चाह है। और बनारस की एक और शाम कईयों की तकलीफ में बिछड़ गई। उस सांझ को बीते कई सांझ निकल गई। आज एक सप्ताह हो गया। सुबह की चाय गैस पर चढ़ा राधा आज फिर इस बात में खो गई कि कैसे अंतिम अब और दूर रहता है, और शायद खामोश भी। इन दिनों एक बार बीच में खुशी आई थी, मगर राधा ने उसे घर के भीतर आने ना दिया। उसकी आंखें अंतिम के कमरे की बालकनी पर टिकी थी। शायद अंतिम की एक झलक देखना चाहती थी वो, पर राधा ने उससे इतना ही कहा कि बीता वक्त कभी वापस नहीं आता। कल तुमने किसी के साथ खिलवाड़ किया और आज वक्त तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। खुशी कोई जवाब नहीं दी और चुपचाप अपने आंसू को संजोते हुए वहां से चली गई। आज दोनों घर की बेटियां आने को थी। तुलसी माँ सुबह से जगी एक एक काम अपनी निगरानी में करवा रही थी। वहीं अंतिम एक बार भी आज कमरे से बाहर ना आया, पर इस बात से किसी को फर्क जैसे पड़ा ही नहीं, सिवाय राधा के। उसका दिल जानता था कैसे वो अब अंतिम के बिना एक एक पल गुजारा करती थी। इन्हीं ख्यालों में राधा खोई थी कि चाय ने एक उबाल मारी और उसी के साथ आई पुष्कर भैया की आवाज़, रिद्धि सिद्धि आ गई है मम्मी, जल्दी आओ, दोनों दामाद जी कब से खड़े हैं। राधा जल्दी से गैस को बंद की और चाय को उतार नीचे रखी। आज पहली बार था जब राधा इस घर की दोनों बेटियों से मिलने वाली थी। उसमें उत्सुकता भी थी, मगर सिद्धि दीदी से मिलने के लिए। जल्दी से अपनी निगाहें रसोई के दरवाजे से बाहर निकाल वो झांकी तो दोनों दीदी उसे सामने मिली। दिखने में लगभग एक जैसी ही थी, बस कुछ अंतर झलक रहा था दोनों में। राधा वापस रसोई के भीतर जल्दी से चाय छान कुछ नाश्ते के लिए तैयार करने लगी। तब तक प्लेट में नमकीन और बिस्किट निकाल ट्रे में धर ली। चाय से भाप निकल रही थी। उसी वक्त राधा ने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी और धीरे से शुभ को बुलाई, जो रसोई के पास ही खड़ा था। शुभ शुभ, राधा धीरे से दरवाजे के पास जाकर फुसफुसाई। शुभ राधा की आवाज़ सुन उसकी ओर मुड़ अपनी भौवें उठा कर इशारे में पूछा कि क्या हुआ, जिस पे राधा ट्रे की ओर इशारा कर उसे अपने पास बुलाई। कुछ काम है भाभी? शुभ ने पूछा, जिस पे राधा अपनी गर्दन हिला बोली, ये लो और बाहर दे आओ।
आप काहे नहीं जाती भाभी? शुभ हैरत से कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनंदा भाभी तो कब से बाहर हंसी ठिठोली कर रही थी, उन्हें तो कोई मनाही नहीं। राधा शुभ को समझाते हुए अपनी साड़ी को झाड़ने लगी। नहीं, अभी नहीं, चाची जी ने कहा है दोनों दीदी मुझे अभी देखी नहीं है तो उनके सामने तैयार होकर जाना। राधा का जवाब सुन शुभ अपना सिर हिलाने लगा और बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। राधा उसकी बात सुन हंस पड़ी, क्योंकि उसने कहा था, कौन सा तैयार होने पर नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा भाभी, रहना आपको राधा ही है। राधा जल्दी से किचन से बाहर निकली और तत्काल सबकी नज़रों से बचती बचाती अपने कमरे की ओर भागी। वहीं नीचे दोनों दीदी और जीजा जी के आते आओ भगत शुरू हो गई, मगर आज कुछ तो अलग था। वो था सबका रवैया। अधिकतर ध्यान खींचा था सिद्धि दीदी और चैतन्य जीजा ने, जो विदेश में एक अच्छे ओहदे पर अच्छी तनख्वाह के साथ अपना जीवन जी रहे थे। वहीं रिद्धि दीदी भी कुछ कम न थी। उनके पति का एक बड़ा कारखाना था, पर उस नज़र से देखा जाए फिर भी सिद्धि दीदी रुतबे में बड़ी थी और यही बात नहीं पसंद थी रिद्धि दीदी को। अब तो उन्होंने सिद्धि दीदी से ज़्यादा बात करना भी छोड़ दिया था। जब घर आती तभी जो बात होती सो होती, इसके बाद तो मानो वो उनका नंबर ही भुला देती हैं। वहीं सिद्धि दीदी ये बात अच्छे से जानती थी कि उनका सम्मान है तो सिर्फ उनके पैसों की वजह से, वरना जिस दिन उनका रिश्ता टूटा था क्या कुछ नहीं सुनाया गया था। शायद अंतिम ना होता तो आज उनका हाल भी उसकी तरह ही हो चुका होता। सिद्धि दीदी की नज़रें अंतिम को खोज रही थी और चैतन्य जीजा जी की भी, कि बड़े जीजा जी मतलब नितिन जीजा जी हंसते हुए कहें, अरे साड़ू साहब कहाँ ध्यान है आपका। उसी वक्त शुभ भी चाय और नमकीन लेकर आया, जिसे देखते ही जीजा जी मुस्कुराकर सवाल किए, शुभ साले जी कहाँ हैं मेरे? क्या हम दिखाई ना दे रहे जीजा जी? पुष्कर भैया जल्दी से कहें, जिस पे जीजा जी का जवाब आया वो तुलसी माँ और पुष्कर भैया को कुछ खास रास ना आया। दिखाई तो आप अच्छे से देते हैं साले साहब, मगर वो क्या है ना आपके जीजा जी, नितिन जीजा जी की ओर इशारा कर, वो हैं तो हम हो गए अंतिम के जीजा जी। चैतन्य जीजा जी जवाब दिए। चाची जी उनकी बात सुन बड़ी खुश हुई और धीरे से सिद्धि दीदी को देख इशारे में तारीफ की। इसके बाद पुष्कर भैया उनसे कुछ कहे नहीं और अपना सारा ध्यान नितिन जीजा जी की ओर डाले। वहीं रिद्धि दीदी जो सुनंदा भाभी के पास बैठी थी, उनके पेट की ओर देख मुस्कुराते हुए बोली, लड़का ही होगा, चिंता मत करना। अरे माँ जी भी यही बोली। सुनंदा भाभी इतनी खुशी से ये बात बोली मानो ये बात उनके लिए किसी मेडल जीतने जैसा काम है कि उन्हें लड़का ही होगा। क्या करती, जब से गर्व से हुई तब से सिर्फ यही सुनने को मिला था, घर का चिराग आ रहा, लड़का होगा। तो उनके दिल ने भी मान लिया कि लड़का ही होगा। अरे छोटी बहू कहाँ है हमारी? उससे तो मिले ही नहीं। सिद्धि दीदी इधर उधर देख पूछी, जिसपे चाची जी मुस्कुराकर कहीं, अभी बुलाती हूँ। इधर राधा कमरे में आई तो अंतिम कमरे में कहीं दिखा नहीं, शायद छत पर होगा। ये सोच वो जल्दी से एक साड़ी अलमारी से निकालने लगी कि नज़र गई उन झुमकों पर जिसे अंतिम लेकर आया था। वो झुमके अब सिर्फ झुमके ही नहीं थे, राधा के लिए वो एक एहसास थे, जिन्हें जब जब अपने कानों में लटकाती तब तब वो राधा को ये बतलाते कि उनके एक एक लचक के साथ राधा के मन में अंतिम के लिए प्यार और सम्मान बढ़ता जा रहा है। राधा अपने लिए एक साड़ी निकाल रही थी जब खिड़की की ओट से बनारस का घाट उसी झांकता हुआ मिला। कहता है, आज कुछ वक्त हुआ तुम आए नहीं। क्या मैं तुम्हें मिल नहीं रहा या कोई मुझसा पवित्र मिल गया? राधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी नीचे से आती चाची जी की पुकार सुन वो जल्दी से तैयार होने लगी। हाय, आज मैं हेलो से पहले सॉरी कहना चाहूँगी।
तो सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा बेसुरा सा गाना आप लोगों को सुनना पड़ा। लेकिन क्या करती, मैं कोई और गाना नहीं लगा सकती थी, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो अब हेलो हेलो हेलो, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ।